वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मुआशी मैदान से आवाम के लिए पैगाम है और वो ये है कि एक बार फिर से कमर कस लें, क्योंकि महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है। हुकूमत ने मुख्तलिफ अशिया और खदमात पर लागू सेल्स टैक्स की शरह 17% से बढ़ाकर 18% कर दी है। 170 अरब रुपए का फाइनेंस बिल भी पेश कर दिया गया। इसके अलावा मौजूदा हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 बार इजाफा कर चुकी है। मगर बात यहां पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि आज एक बार फिर कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या हुकूमत आम आदमी को सड़कों पर एहतजाज के लिए मजबूर कर रही है? डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया है जुनैरा अजहर साहिबा ने, अंबर शमसी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जुनैरा, आपकी जानिब आऊँगी। अभी इमरान खान भी कौम से खिताब कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने बड़ी बातें की हैं महंगाई के हवाले से, आम आदमी के हवाले से, गरीब के हवाले से। बातें सारी सच हैं, लेकिन कल को जो ऑपोजिशन में थे, जो आज हुकूमत में है, वो भी यही बातें करते थे, वो बातें भी सच थीं। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तो फिर ये सभी हकाइक से आंखें चुरा लेते हैं। क्यों? वेल, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट शाइस्ता कि इकॉनमी पे भी सियासत होती है पाकिस्तान में। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अपोजिशन में जब बैठे होते हैं उस वक्त इनकी बातें, अब तो आर्काइव्स मौजूद हैं कि कोई कह रहा है IMF को बेच दिया पाकिस्तान को, कोई कहता है हमारी सॉवरेंटी सरेंडर कर दी, कोई कुछ कहता है गरीब का कोई एहसास नहीं। फिर वो महंगाई मार्च भी याद आ जाते हैं और इतना कुछ हो रहा होता है। लेकिन वंस यू आर इन द गवर्नमेंट देन देयर इज़ अ रेडियो साइलेंस, और कोशिश ये की जाती है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए से ही मिनी बजट को एक्सेप्ट करा लिया जाए, पार्लियामेंट में भी ना उसको टेबल किया जाए ताकि उस पर डिबेट ना हो। और मैंडेट ये है कि कोरम भी पूरा नहीं है, वहाँ पर 86 लोग होने चाहिए थे, वो भी पूरे मौजूद नहीं हैं। और वहाँ पर ये सारा बजट पेश करते हुए फिर चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की गई, और ये वो साहब कर रहे हैं जिनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस में, इसको हमेशा कहती हूँ कि 5.5 माह लेट इन्होंने जो IMF से बातचीत शुरू की, उसका खमियाजा अब हम लोगों को, आम आवाम को भुगतना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये होगा, इससे ज़्यादा महंगाई आएगी, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। डॉलर महंगा होता है, उसका फ़ायदा एलीट को हो रहा होता है। जो दुकानदार होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो होर्डिंग कर लेते हैं। एक ख़ास तबका है, एलीट कह लें उसको, बिजनेस का तबका कह लें, उसको हर हाल में फ़ायदा हो रहा होता है। और एक ख़ास तबका है जो कि मेजॉरिटेरियन है, उसको हर हाल में नुकसान हो रहा होता है। उस तबके का कौन सोच रहा है? उसके बारे में कौन बात कर रहा है? क्या उसको आपने सिर्फ तकरीरों के लिए रखा हुआ है? क्या उनको सिर्फ प्रोवोकेट करने के लिए रखा हुआ है? और प्रोवोकेशन भी आजकल ऐसी चल रही है जिसमें कोई बयानिया ही नहीं है, जिसमें आपको मालूम है कि आप फेल हो गए हैं बहुत सारे फ्रंट्स पे, तो कम से कम सरेंडर ही कर दें ताकि आप दोबारा से लोगों में जाने के काबिल हो जाएं। तो इकॉनमी पे सियासत इतनी हुई कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और आपको मालूम होगा कि फिच जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने CCC- कर दिया हमें, विच सिंपली मीन्स कि अब बाकी कंट्रीज़ जिनसे IMF ने कहा है आप उनसे पूछें कि वो आपको कर्जे देने को तैयार हैं, वो आपकी क्रेडिट रेटिंग देख के आप क्यों कर्जे देंगे? वाई वुड दे गिव यू समथिंग जो उन्हें पता है उनको वापस नहीं मिलेगा। उसके अलावा IMF को ये भी प्रॉब्लम है कि आप उनसे कर्जा लेके चाइना के कर्जे ना उतारें। तो CPEC के बारे में भी आजकल आपको बहुत ऐसे नैरेटिव सुनने को मिलेंगे जिससे कहा जा रहा है कि उसको शेल्व कर दिया जाए। शब्बर जैदी तो बहुत खुल के कह रहे हैं कि आपको उसे पैक करना पड़ेगा। तो क्या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं लोगों के ऊपर एडिशनल टैक्सेस लगाते हुए, जिन मेगा प्रोजेक्ट से पिछले 20 साल से हमें ये बताया गया कि दे विल बी द गेम चेंजर, आप उनको रोल बैक कर रहे हैं। सो देयर आर सो मेनी पैराडाइम शिफ्ट्स एट सो मेनी लेवल्स, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही है क्योंकि पार्लियामेंट मौजूद ही नहीं है, इट्स नॉन एग्जिस्टेंट। सही। अंबर, एक तो सेल्स टैक्स आज हमने देखा बढ़ गया, ऊपर से हमारी ब्यूरोक्रेसी माशाल्लाह लेटर में लिखती है वी आर प्लीज टू। खुशी किस बात की है इन्हें? ये जो ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज है, ये आपके और मेरे जज्बात का ख्याल नहीं रखती। ये बाबू बैठा होता है और उसको पता होता है कि ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करने, और हमारी मईशत में भी ये फिल इन द ब्लैंक्स बहुत सालों से, कई दहाइयों से चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस नहज तक पहुंच गए हैं। देखें,
इस वक्त ये कहना कि एक मिसाके मईशत की दोबारा पेशकश की गई, मैं तो ये भी कहूँगी कि इसाक डार साहब ने एक कमीशन जो इमरान खान साहब भी बनाना चाहते हैं, कर्जा कमीशन आपको याद होगा, जिसका कुछ नहीं बना और फिर हमने देखा कि उनके दौर में ज़्यादा कर्जे हासिल किए गए। इनकी भी यही पेशकश है, यही तजवीज़ है। साबित ये होता है कि इस वक्त क्योंकि मईशत को कोई उसकी ओनरशिप या उसकी जो इस्लाहात है किसी ने दुरुस्त तरीके से नहीं लिए, वही पुराने तरीके हैं, वही डेस्परेशन है। वो डेस्परेशन ही है कि आपने पहले तो ऑर्डिनेंस की कोशिश की और वो नहीं हुई, और क्योंकि आपने जुम्मे से पहले आपने ये कंक्लूड कर रहे थे IMF के साथ ताकि जो हमें बहुत डेस्परेटली और डेस्परेशन थीम है वो पैसे हमें मिल जाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो महंगाई की दोबारा ताज़ा लहर है वो दोबारा से आ जाएगी। लेकिन इससे मैं कहूँगी कि सवाल ये इस वक्त करना चाहिए ये नहीं कि इस वक्त किसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ज़ाहिर आवाम को हो रहा है, लेकिन उससे फ़ायदा किसको हो रहा है। मेरे ख्याल में कि ये जो बहुत सारी हमारी एलीट तबके को सब्सिडीज़ जो दी जाती हैं हर तरीके से, यहाँ तक कि आप देखें कि हमारे बजट में कोई 300 बिलियन से ज़्यादा कुछ ऐसे पैसे हैं, रुपए थे जिसकी अकाउंटिंग भी नहीं होती। ये सवाल नहीं होते, ये फ़ायदे उनको नहीं ख़त्म किया जाता, बल्कि हम यही देखते हैं कि बार बार जो बोझ है, जो स्पेशली आप क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस से अपनी रेवेन्यू कलेक्शन जो 170 बिलियन आपने पूरा करना है वो आप आवाम से ही निचोड़ते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ इनकी लग्जरी गुड्स और टैक्स उस पर लग रही हैं। मिसाल के तौर पर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत पहले भी लोग तजवीज़ पेश कर चुके हैं कि उस पर आप टैक्स बढ़ाएं ताकि लोग कम पिए। सिगरेट पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के एयरफेयर पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, वेडिंग हॉल्स, और ये भी एक माफिया और इंडस्ट्री है जिस पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ इट आई थिंक इस वक्त जो आवाम चाहती है और जो मुझे लगता है कि किसी के पास इस वक्त नहीं है कि रिलीफ या मुश्किल हालात कब तक गुजरेंगे और किसके पास प्लान है जिससे हम निकल सकें। हम कितनी बार ये हमें सुनने को मिलेगा कि आपने कमर कस लेनी है, महंगाई बर्दाश्त करनी है, आगे बेहतरी आएगी। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इस वक्त जो दो बड़ी जमातें इस वक्त हेड टू हेड हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, इनके पास there is any way out of this। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। अभी आप देखिए किस तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खान अब्बासी कराची में दोबारा से एक री इमेजिनिंग पाकिस्तान, इस वक्त हर तरफ से आपको तजावीज़ भी पेश की जाती हैं जो बहुत सालों से पेश की जा रही हैं थिंक टैंक्स के ज़रिए, रिपोर्ट्स के ज़रिए, लेकिन उस पर अमल दरामद अल्टीमेटली नहीं होता। और ये भी हमें देखने को मिलता है कि कोई किसी भी हुकूमत को, किसी भी सियासी पार्टी को वो सज़ा नहीं मिलती जो उनकी नाकस कारकर्दगी की वजह से उनको मिलनी चाहिए, यानी कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ताकि लोग उनको वोट दें और फिर उनको याद दिलाएं कि आपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना था और आपको हम वोट नहीं देते। होता यह है कि ये इलेक्शंस मैनिपुलेट होते हैं और ताकत के लिए सब लोग कहीं और देखते हैं। ठीक है, लेकिन उसका जो खुमियाजा है वो भुगतना जो बेसिकली है वो आवाम को ही पड़ता है। बहरहाल आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सौहरवर्दी साहब, इसाक डार साहब आए, मसले गिनवा दिए और टैक्स लगा दिए, क्या इसीलिए वापस आए थे इसाक डार साहब? पैथेटिक है, मतलब डार साहब हैज लॉस्ट हिज केस इन द पब्लिक और इन PMLN। ये बात माननी पड़ेगी कि उनका जो नैरेटिव था। लेकिन मुजम्मिल साहब, आपको याद होगा कि आप जब इसाक डार साहब आए थे, आप कहते होते थे कि डॉलर जो है वो अब देखिएगा कम हो जाएगा, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, पाकिस्तान में बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। ऐसा कोई क्लिप निकाल दें मुझे, ऐसा कोई क्लिप निकाल दें मुझे। आपको अगर याद हो तो आपने खुद ही कहा था कि इसाक डार साहब के आने के बाद इसाक डार साहब ने ये सब कुछ कहा, डॉलर जो है वो कम हो जाएगा। डॉलर कम हो भी गया, आपको अगर याद हो तो, और मैंने इस बात का हवाला पहले भी दिया था। डॉलर तो पिछले हफ्ते भी 7 रुपए कम हुआ है, लेकिन डॉलर अगर 20 रुपए बढ़ जाए और 7 रुपए कम हो जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन के आने पे भी डॉलर कम हुआ था, तो 170 पे आ जाएगा इसाक डार साहब आएंगे तो, लेकिन डॉलर तो पता नहीं कहां चला गया। अब आप मुझे बात करने देंगी या आपने मेरा क्रॉस एग्जामिन करना है यहाँ पे? नहीं, मैं तो आपको सिर्फ बाकी सबको तो आप बिल्कुल नहीं टोकती हैं और मेरी दफा आपका कोई मीटर ज्यादा चार्ज हो जाता है। नहीं मुजम्मिल साहब, मेरे पे आप पे ज्यादा एंड आपने खोले हुए, मुझे बात तो कर लेने दिया करें। पहली मेरी बात मुकम्मल नहीं होती, आपका अगला सवाल शुरू हो जाता है। आप अपने क्लिप निकाल कर देख लें, बाकियों के साथ भी ऐसे ही किया करें।
अच्छा ठीक है, लेकिन मुजम्मिल साहब मैं तो सिर्फ आपको कोई आपको कमेंट करें उससे पहले नहीं, मैं भी बड़ी दर्दमंदाना अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि मुझे बात करने का मौका जरूर दिया करें। आप बाद में अपना गुस्सा मेरे ऊपर जरूर निकाल लिया करें, उसकी आपको खुली इजाजत है जी, ठीक है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसहाक डार साहब हैज लॉस्ट हिज केस इन पब्लिक एंड इन PMLN। वो एक केस लेकर आए थे कि डॉलर नीचे आएगा और वो चीज़ों को IMF के बगैर मैनेज कर लेंगे। उस केस को बहुत सारे लोगों ने बाय किया और उनका ख्याल था कि हमने पहले IMF से PMLN के दौर में पूरा कर लिया था, तो इस बार भी शायद ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा नहीं हुआ और इसहाक डार साहब मुकम्मल तौर पर उसमें नाकाम हुए। मैं जुनैरा की इस बात से भी मुत्तफिक हूँ कि 5 माह जो हैं वो फिर हमने ज़ाया किए। यही महंगाई हम सितंबर अक्टूबर में कर लेते, यही टैक्स हम सितंबर अक्टूबर में लगा लेते, यही पेट्रोल हम सितंबर अक्टूबर में महंगा कर लेते, यही GST हम 18% सितंबर अक्टूबर में कर लेते, तो शायद आज 4 महीने से हम इसके आदी हो गए होते और हमें अब आज ये गुफ्तगू हम ना कर रहे होते और सितंबर अक्टूबर में कर लेते। लेकिन पाकिस्तान के माशी मसाइल का हल भी यही है कि मगरिब की दुनिया हमें चीन के कर्ज़े वापस करने के लिए पैसे नहीं देगी। हमारे सबसे ज़्यादा बायलैटरल लोन्स चीन के साथ हैं और जब तक चीन इन लोन्स को रीस्केड्यूल नहीं करता, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि इन लोन्स की फौरी तौर पर किस्तें देने की पाकिस्तान पोजीशन में नहीं है। क्या चाइना हमें श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट कराना चाहता है जैसे उसने श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट करवाया है? क्योंकि उस श्रीलंका पर भी चीन के ही ज़्यादा कर्जे थे और पाकिस्तान पर भी चीन के ही ज़्यादा कर्जे हैं। बायलैटरल लोन्स हमने कोई अमेरिका के तो देने नहीं हैं, बायलैटरल लोन्स हमारे ऊपर UK के नहीं हैं, बायलैटरल लोन्स हमारे ऊपर कोई यूरोपियन यूनियन के भी नहीं हैं। बायलैटरल लोन सबसे ज़्यादा हमारे पास कुछ 27-28 बिलियन डॉलर के चीन के हैं और जो हमारे यहाँ एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं वो चीन ने लगाए हैं, जिनका मुनाफा और जिनकी किस्तें वो लेकर डॉलर्स में वापस जाता है। तो पाकिस्तान के माशी मसाइल का फ़िलहाल तो एक ही हल है कि यहाँ तो चीन इन कर्ज़ों को रीस्केड्यूल करे, जैसे पेरिस क्लब में 9/11 के बाद पाकिस्तान के कर्ज़े रीस्केड्यूल हुए थे और बहुत से लोगों का ख्याल है कि 9/11 के बाद हमें क्या मिला, लेकिन पेरिस क्लब से कर्ज़े तो रीस्केड्यूल हुए थे उस वक़्त हमारे सारे और बहुत आसान शराइत पे हुए थे। तो अगर तो CPEC ने आगे चलना है तो चाइना को ये कर्ज़े रीस्केड्यूल करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो मगरिब हमारी मदद इसलिए नहीं करेगा कि हमने चीन को किस्तें देनी है। चीन को ये बात समझनी होगी कि वो पाकिस्तान का गला दबाकर तो CPEC नहीं चला सकता। अगर CPEC में उसका इंटरेस्ट है तो इस वक्त चीन की ये शर्त कि आप पहले IMF से बात करें फिर मेरे पास आएं, भी पाकिस्तान को IMF के आगे सरनुगू करा के चीन को क्या मिला। अगर चीन पहले हमारे साथ रीस्केड्यूल कर लेता तो शायद आज IMF के आगे हमें ये सब कुछ ना मानना पड़ता। ये इमरान खान साहब के दौर में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम आपको चीन को कर्जे वापस करने के लिए IMF का लोन नहीं दे सकती हैं, क्योंकि IMF में सबसे ज्यादा वोट अमेरिका के हैं। आज भी पोजीशन वही है। आप बेशक इंपोर्टेड गवर्नमेंट का इल्जाम लगा लें, एक्सपोर्टेड गवर्नमेंट का इल्जाम लगा लें, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान इस वक्त जिन कर्जों में जकड़ा हुआ है उनमें से अक्सरियत चीन की है और हमें ये बात करनी चाहिए कि चीन को ये कर्जे पेरिस क्लब की तर्ज पे रीस्केड्यूल पर पहुंच चुकी है, उसकी वजह चीन है। जी, चीनी कर्जे आज हमें सबसे ज्यादा डेट सर्विसिंग चीन की करनी है और अगर चीन हमें रीस्केड्यूल कर दे तो हमारी बहुत सी डेट सर्विसिंग कम हो जाएगी और हम अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब। नसीम सिद्दीकी साहब, अब जो कुछ भी IMF ने कहा वो सारी चेकलिस्ट हमने पूरी कर दी, किस्त आ गई, तो उसके बाद क्या पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे, मईशत बेहतर हो जाएगी? शाइस्ता, पहले तो मैं आपको शाबाश दूंगा कि आपने आज बड़ा ख़वातीन का जो मुनासिब नुमाइंदगी है उसको बड़ा अच्छा है कि 50-50% दिया हुआ है, बल्कि आपको शामिल कर ले तो थोड़ा सा ख़वातीन हावी हैं आज। जो आपने सवाल पूछा मैं उसकी तरफ आता हूँ। वैसे क्या कमाल की जो है ना फील्डिंग लगाई जाती है, मैं तो मतलब आज बड़ा इम्प्रेस हूँ। यानी कि जो PSL का मैच होता था 8 बजे उसको आज 6 बजे कर दिया गया।
इमरान खान साहब की ज़मानत कैंसिल हो गई, ताकि ये जो बजट पास हो रहा है इसकी गुफ्तगू ही कहीं पे सही तरीके से ना हो सके। लोग PSL देख रहे हैं, लोग इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या नहीं गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, उधर कोरम भी पूरा नहीं हो रहा, किसी चैनल पे चल ही नहीं रहा, एक आधे ने शायद दिया हो। और जिस तरह वैसे तो मैं बड़ा अपना क्या कहते हैं हालात को देख कर रो रहे हैं मेरे ख्याल से। तो वो जो आपने ये बात की लोग रो रहे हैं, लेकिन मैं एक तो बहुत इम्प्रेस हूँ माशाल्लाह, हमारी कुलीग अंबर जो है, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड लेडी। उन्होंने जिस तरह खूबसूरत गुफ्तगू की है, कहीं पे हुकूमत का जिक्र ही नहीं, हुकूमत की महंगाई का कोई जिक्र नहीं, अवाम का जिक्र नहीं, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू बहुत खूबसूरत थी। इसी तरह मुजम्मिल साहब ने सारा मलबा चीन की हुकूमत पर डाल दिया। मेरे ख्याल से अभी चीन की पार्लियामेंट में ये जो 170 अरब के कर्जे हैं, ये चीन की पार्लियामेंट में लगाया है। यानी कि ये बात नहीं हो रही कि ये हुकूमत का निकम्मापना है जो ये शोर मचा के आए थे। जी नसीम साहब, मैं ये कह रही हूं कि आप किसी का नाम लेकर तनकीद ना कीजिए, आप अपना कमेंट दे दीजिए। चले ठीक है, मैं नाम वापस ले लेता हूँ, लेकिन बात तो आप समझ ही गई हैं। बात यह है कि जिस तरह हुकूमत की एक पहले अपना ये कहते थे कि मुल्क दिवालिया होने वाला है, इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही, बैड गवर्नेंस है, उस वक्त तो एहसास प्रोग्राम से भी पैसे मिल रहे थे, बहरहाल बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, वो वाले हालात नहीं थे जो आज के हालात हैं। और आज के हालात में इस हुकूमत ने हमें पहुँचाया है, क्योंकि ये जब हुकूमत आई थी उस वक्त मुल्क के बहुत हालात बेहतर थे, हमारे फॉरेन रिजर्व आज की बनस्बत बहुत अच्छे थे। वो जो डार साहब ने कहा था ना कि डॉलर नीचे आ जाएगा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन उन्होंने पूरा जुमला नहीं बोला था जो हम समझ नहीं सके। वो उनके तकियों के नीचे आ गए डॉलर, उनके कारपेट के नीचे आ गए डॉलर, क्योंकि उन्होंने तो आके अपने अरबों के केसेस माफ़ करवाए हैं, अपने बच्चों को नौकरियां दिलवाई हैं, उनको अपना आवाम की कहाँ से परवाह है। इस वक्त मर रही है आवाम, आप पेट्रोल ले लें, आटा ले लें, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें ले लें। ये आए थे मईशत को दुरुस्त करने। आप देखें कि जिस तरह मिफ्ता इस्माइल इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते, किस तरह वो खफा है साग डार के साथ। तो ये 13 पॉलिसीज़, ये कौन सी चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करते हैं? 13 जमातें तो मौजूद हैं, इनको किसी और की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बाहर बैठी है दो जमातें। एक जमात इस्लामी जिसकी कोई इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है मुल्क के अंदर, कुछ जगहों पे ज़रूर है, दूसरी PTI है जो निकम्मी है, बाकी 13 जमातें तो आप मौजूद हैं। तो आप मिल के जो इस वक्त खून पसीना निचोड़ रहे हैं आवाम का, तो ये आपका पूरा निकम्मापना है। जो आपको काम करने चाहिए, जो मईशत पे तवज्जो देनी चाहिए, वो तवज्जो आपकी है नहीं। आपकी तवज्जो है कि शेख रशीद को जो है वो धक्का मार देना अदालत के अंदर, फवाद चौधरी पे कपड़ा ढाक देना। जो मईशत को दुरुस्त करने के स्टेप्स हैं वो बिल्कुल भी इस हुकूमत से नहीं लिए जा रहे। जी ठीक है। अंबर, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शायद नसीम साहब को सुनने में मुश्किल होगी या समझने में मुश्किल होगी, जो मुझे नाम लेकर मुझसे बात कर रहे थे, मुखातिब हो रहे थे। मैंने सबसे पहले तो आवाम की बात की थी, और इसमें कोई शक नहीं है कि मईशत का जो बुरा हाल है इस वक्त, वो जो मौजूदा जो महंगाई की लहर है, वो जाहिर है जो हुकूमत है और लोग भी इसको समझते हैं, उन्हीं को जिम्मेदार ठहराते हैं और ठहराना चाहिए। इसाक डार साहब ने जो डॉलर पेग रखा हुआ था, और उससे पहले जब 2017-18 में तब भी बहुत तनकीद होती थी और अभी बहुत तनकीद होती है और होनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने IMF को आंखें दिखाने की कोशिश की थी, IMF ने वापस आंखें दिखा दी, लेकिन फिर हम कॉन्टेक्स्ट भी तो देना चाहिए ना, कि अगर आप मईशत पे बात कर रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं वो सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि IMF के साथ डील नहीं हुई मौजूदा, और क्योंकि 2 फाइनेंस मिनिस्टर बदल दिए गए। अगर आप किसी भी माहिर मईशत से बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो हालात हैं वो गुज़िश्ता दिहाइयों से आए। हमने पेरिस क्लब्स की बात की मुजम्मिल साहब ने, हम क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि हम फिर किसी का रेंटियर स्टेट बन जाए, किसी और रियासत से हम पैसे ले लें, पेरिस क्लब से हम कुछ कर्जे माफ़ करवा लें। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है इस चीज़ का नहीं कि हम अपने कर्जे माफ़ करवाएं, लेकिन कोशिश करें कि अगले 2 साल में हम किस तरीके से अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकते हैं। और मेरा आप ठीक कह रही हैं, और हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हम अपने पाँव पर खड़े हों, इस्लाहात की जाएं ताकि सूरत हाल हम बेहतर कर सकें। आपका पॉइंट आ गया और रहेगा कि इस वक्त ना मौजूदा हुकूमत यानी कि PMLN और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक प्लान ऑफ एक्शन है। हम ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में हमारी ग्रोथ रेट नेगेटिव थी। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो हमने एक इन्फ्लेशनरी बजट जो 2022 में पेश किया गया था और जिक्र नहीं
किया, मगर अब मुझे मजबूर हो गई थी क्योंकि नसीम साहब ने मुझे ज़ाती तौर पर हदफ बनाया था। उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अनमैनेजेबल हो गया गुज़िश्ता 3 साल में। और ये भी फैक्ट्स एंड फिगर से आप देख लें, जितने कर्जे एक्यूमुलेट हुए, आपका पॉइंट आ गया मुझे, नहीं हुए थे, लेकिन वाकई जिम्मेदार तो सिर्फ मौजूदा हुकूमत है। ठीक, नसीम साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नसीम साहब क्विकली ऐड कीजिएगा। अच्छा नहीं, मैं माजरत के साथ, मैंने अंबर बिल्कुल आपको हदफ नहीं बनाया था। अभी जिस तरह आपने गुफ्तगू की ना, मैं इस तरह की गुफ्तगू सुनना चाह रहा था और सीखना भी चाह रहा था, क्योंकि आप बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं। क्या मौजूदा हुकूमत पर तनकीद नहीं करनी, आई थिंक दैट इज वेरी अनफेयर। ठीक है, जुनैरा कुछ ऐड करना चाहिए? नहीं, बड़ी अच्छी बात की, लेकिन जिस तरह अभी जिक्र दोबारा हुआ कि नवाज शरीफ नून लीग की गवर्नमेंट, तो मेरे ख्याल से हम इसको अगर पीडीएम की गवर्नमेंट कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये 13 जमातें मिल के पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने आई थी और ये टोटल जो परफॉर्मेंस है वो पीडीएम के ऊपर जाती है, सिर्फ नून लीग इसकी जिम्मेदार नहीं है। मेरे ख्याल से डिबेट को यहाँ पर खत्म करते हैं। जुनैरा कुछ ऐड करना चाह रही हैं? अंबर और नसीम साहब, आप दोनों का पॉइंट आ चुका है। जुनैरा। शाइस्ता, आज 200 बोइंग तकरीबन अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट जो है वो एयर इंडिया ने ख़रीदने हैं यूएस से, उसकी उन्होंने डील साइन की है। कोई टोटल 460 ख़रीद रहे हैं वो, जिसमें से 200 अमेरिकन एयरक्राफ्ट हैं। तो उस पर प्रेस ब्रीफिंग जो बाइडन की आई है स्पेसिफिकली, जिसमें उसने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है, साथ उन्होंने कहा है कि हमारी 44 स्टेट्स को इससे फ़ायदा होगा, 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी, और जो लोग कॉलेज या ग्रेजुएट नहीं भी कर सके हैं वो भी इस स्किल सेट में आ सकेंगे। इसी तरह जो उन्होंने एयरबस फ्रांस से ख़रीद दी है, उसकी उन्होंने इमानुएल मैक्रोन ने उनको बाकायदा स्टेटमेंट दे के थैंक यू कहा है कि इतनी इकॉनमी हमें प्रोवाइड कर रहा है, इतनी स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया हमें। ऋषि सुनक जहाँ से रोल्स रॉयल्स की वो डील कर रहे हैं, उन्होंने थैंक यू किया है इंडिया को। 4 कंट्रीज़ तकरीबन इंडियन इकॉनमी को आज के दिन में 460 एयरक्राफ्ट ख़रीदने पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और उनके जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं वो। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ महंगाई की बुनियाद पर एक हुकूमत गिराई जाती है, एक तो उससे वैसे जो एक जमहूरियत का तसलसल है वो भी डिस्टर्ब हुआ, और आपको पता है बहुत सारा केओस क्रिएट हुआ। उनको अपने बोझ से गिर लेने देते, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते। लेकिन हमारे ये हुआ है कि महंगाई पे गिरा के उसके बाद मज़ीद महंगाई ठूंसती गई है आवाम पे। मतलब कहाँ हमारे नेबर में ये कुछ हो रहा है, और कहाँ हम लोग मज़ीद अभी रीथिंकिंग की तरफ चले गए हैं कि क्या हमें चाइना के साथ सीपेक की ज़रूरत है, क्या हमें जो अप्रैल में मना था ऑयल ख़रीदना रशिया से, वो अब ठीक है, अब मुसद्दिक मलिक वो ख़रीद रहे हैं तो वो ठीक है। सो देयर इज़ समथिंग ग्रोसली रॉन्ग विद आवर स्टेट। हमें वो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि हम क्यों ये करते हैं बार बार कि हम सर्कल्स में घूमते रहते हैं, अपनी स्टेट का नुकसान करते हैं, और पार्टियों की जो हम लोग साइड्स लेते हैं ना, रादर देन स्टैंडिंग विद द कंट्री। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं जुनैरा, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, ये सवाल जब हमने सोशल मीडिया सारफीन के सामने रखा कि मिनी बजट आ गया, सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा भी मुतवक्के है, तो क्या हुकूमत आम आदमी को सड़कों पर एहतजाज के लिए मजबूर कर रही है? 91% लोगों का ख्याल ये था कि जी हाँ, हुकूमत आम आदमी को सड़कों पर एहतजाज के लिए मजबूर कर रही है, लेकिन 9% लोगों का ख्याल ये है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशे का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत उन्हें किसी भी तरह गिरफ्तार करना चाहती है और उनकी कई केसेस में नाअहली चाहती है, ताकि इसके लिए सियासी मैदान साफ हो जाए। हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से कुछ ऐसे बयानात भी दिए जाते रहे हैं जिससे इन इल्ज़ामात को तक़वियत भी मिलती रही है। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं? मुजम्मिल साहब, अभी ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि खान साहब ने फैसला किया है कि वो हिफाजती ज़मानत नहीं लेंगे, दरख्वास्त वापस ले रहे हैं वो, तो क्या लगता है खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे? और हुकूमत अगर उनको गिरफ्तार करना चाहती है? नहीं, मैं हुकूमत का चाहना या ना चाहना क्या हो सकता है, उन पर कोई ऐसा केस नहीं है जिनमें उनको कोई लंबे अरसे के लिए गिरफ़्तार किया जा सके। एक आध दिन के लिए तो हो सकता है कि अभी गिरफ़्तार कर लें, सुबह ज़मानत हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ऐसा केस अभी मौजूद है जिसमें इमरान खान साहब की कोई लंबी गिरफ़्तारी है।
नैब लॉज ख़त्म हो चुके हैं जिसमें 90 दिन का रिमांड होता था और आप बंदे को 1.5 साल के लिए 6 माह के लिए अंदर कर लेते थे। बाकी सब में तो 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा रिमांड नहीं मिल सकता किसी भी केस में, कोई बहुत बड़ा केस भी हो जाए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा केस मौजूद है फील्ड में जिसमें इमरान खान साहब की कोई वाकई बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। ये ज़रूर है कि जो केसेस हैं उनके ऊपर तोशाखाना के या टेरियन वाइट के या ममनुआ फंडिंग के, उनका जब ट्रायल मुकम्मल होगा, उस ट्रायल का जो भी वर्डिक्ट होगा उसके नतीजे में क्या होता है वो फिर उस पर अपील हो जाएगी, वो अपील में चले जाएंगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने हैं। वो एक लंबा प्रोसेस है क्योंकि उनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग जज तो नहीं लगा हुआ कि उनकी डे टू डे हियरिंग हो सके। जैसे उनके मुखालिफ खान साहब के ऊपर कोई ऐसे केसेस नहीं है जिनमें उनकी लंबी गिरफ्तारी हो, लेकिन खान साहब खुद भी बार बार ये कहते रहे हैं केसेस मौजूद नहीं है उनके ऊपर। ठीक, लेकिन खान साहब बार बार ये कहते रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। फिर नून लीग के जो रहनुमा है जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं वो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं, और फिर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो भी बार बार ये खदशात का इजहार कर रहे हैं। फिर वो क्यों कर रहे हैं ऐसे? पॉलिटिकल नैरेटिव वो ऐसी बात है कि खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी को इशू बना लिया है। देखिए ना, एक आदमी पर केस ही कोई नहीं है, अगर आप पकड़ेंगे सुबह बेल हो जाएगी। ये जमान पार्क के आगे वो 200-400 लोगों को रोज बुलाकर जो जलील करते हैं, सड़कों पे खड़ा रखते हैं और शहरियों को तंग करते हैं, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को बेवजह इतना बड़ा इशू बना लिया है कि सब उनके साथ गिरफ्तारी खेलने लग गए हैं। जैसे कोई बच्चा किसी चीज़ से डरता हो तो सब उसको उस चीज़ से डराने लग जाते हैं, जिन आया, भूत आ जाएगा, उनको गिरफ्तारी से डराने लग गए हैं। हालांकि मुझे तो ऐसा कोई केस नज़र ही नहीं आता जिसमें उनकी बेल ना हो सके या जिसमें उनको गिरफ्तार किया जा सके लंबे अरसे के लिए। चलें ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब, जिस तरह से मुजम्मिल सहरवर्दी साहब ये कह रहे हैं कि खान साहब ने खुद अपनी गिरफ्तारी को इशू बना लिया है, क्यों बनाया होगा इशू? क्या खान साहब खौफजदा हैं गिरफ्तारी से, या फिर वो चाह रहे हैं कि आजो मुझे गिरफ्तार कर लो? देखिए, अब आपने नाम लेने से मना किया हुआ है, आपने खुद ही नाम ले दिया। बात यह कि अगर इमरान खान साहब इतने ही खौफजदा होते तो शायद वो मुल्क छोड़ के जो है बाहर चले गए होते। उनके पास बड़ा अच्छा आसान सा बहाना था कि वो ज़ख्मी हुए, उनको गोलियां लगी और इसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, सिर्फ बाहर ही हो सकता, तो बाहर चले गए होते। लेकिन वो मुल्क में मौजूद है। अब तो उनकी हुकूमत भी नहीं है, उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी हुई हैं। यहाँ पे निगरान हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत के अंडर ही आती है, उन्हीं के लोग मौजूद हैं। जो नाम उन्होंने दिए थे वही वज़ीर आला बने, उसके बाद सारी इंसाबियाँ उन्होंने चेंज कर ली। तो जो डरता है वो इस तरह मौजूद नहीं होता। आप पकड़ने से डरते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर आप गिरफ्तार करेंगे, और जिस तरह मुजम्मिल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन शाइस्ता, मैं आपको बताता हूँ कि जब लास्ट समर में मैं लंदन में मौजूद था और हमारे एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, वो भी वहाँ मौजूद थे, तो उनके सामने नवाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि इमरान खान को गिरफ़्तार भी किया जाए और इनका वो हाल किया जाए जो शहबाज गिल का हुआ था। तो ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वाकई इस वक्त इमरान खान के ऊपर कोई इतना बड़ा केस नहीं है। हाँ, बनाने में तो देर नहीं लगती है। आप देखें ना कि जिस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं, बगावत के केसेस बनाए जा रहे हैं, ये तो हम फातिमा जिन्ना के दौर से देखते चले आ रहे हैं कि जब भी आपने किसी को सियासी तौर पर मलीन करना होता है तो आप इस किस्म के केसेस बनाते हैं। ये किसी के ऊपर भी नहीं बनना चाहिए। और जब अदालतें कहती हैं कि तमाम लोग बराबर हैं तो फिर उनको ट्रीट करना चाहिए। एक तो जिस तरह मुजम्मिल साहब ने मिसाल दी, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि गुड जेस्चर में ले रहा हूँ कि उन्होंने अच्छी मिसाल दी कि अब नैब नहीं है। पहले नैब 90 दिन के लिए गिरफ्तार करता था, फिर 1.5 साल जो है वो रखता था, वो गलत था। लेकिन अभी भी जिस तरह आपने हमजा शहबाज की कमर में दर्द है, उनकी पेशी माफ़ कर दी, शहबाज शरीफ साहब ने 50 रुपये का मचलका दिया, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम कि कोई सज़ा याफ्ता इंसान उसको आप इलाज के लिए बाहर भेज रहे हैं। तो ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं। और जब इमरान खान साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं, तमाम लोगों को पता है कि उनको गोलियां लगी हैं, उनका इलाज चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ आधे घंटे में आप पेश हो जाएं या 8 बजे तक पेश हो जाएं, ये थोड़ा सा बैलेंस नहीं लगता। और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब कोई डरने डराने वाली बात है। उन्होंने 10 दफ़ा कहा है कि भाई आप गिरफ्तार करें, मैं इस मुल्क के अंदर मौजूद हूँ। तो मेरे ख्याल से ख़तरा कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन हुकूमत को ज़रूर ख़तरा है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार करें, उनको नाअहल करार दिया जाए ताकि उनकी किसी पॉपुलैरिटी में कम हो। क्योंकि सबसे बड़ी थ्रेट तो इस वक्त इमरान खान है 13 जमातों के लिए, क्योंकि जो 13 जमातें 3.5 साल शोर मचाती रही कि जाली असेंबली है, नए इलेक्शन होने चाहिए, RTS बैठ गया था, सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो आज इलेक्शन से भाग रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें।
ठीक है। अच्छा अंबर, भले जिस तरह से नसीम सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं, मुजम्मिल साहब भी कह रहे हैं कि खान साहब पर जो केसेस हैं वो इस तरह की नहीं है कि जिनमें लंबी गिरफ्तारी हो, लेकिन खान साहब अक्सर ये कहते दिखाई दिए हैं कि नवाज शरीफ ये चाहता है कि नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। तो क्या आपके ख्याल में वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात करते हैं उसके लिए तरीक़ाकार यही है कि खान साहब को गिरफ्तार किया जाए? देखिए, सबसे पहले शाइस्ता, आप मुझे ये ना बताएं कि इमरान खान किसको कोट कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ये भी कहते थे, इससे पहले सुना था कि डोनाल्ड लू और अमेरिका की वजह से ये गवर्नमेंट जो है इम्पोर्टेड है, और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ऐसी है कि IMF को आंखें भी नहीं दिखा सकी और सब उनके जो शराइत हैं जो मान गई थी। इमरान खान साहब ने ये भी कहा था, मुझे अभी तक याद है कि उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो मौजूदा जो निगरां हुकूमत के सरबराह हैं, चीफ मिनिस्टर है पंजाब में, वो जिम्मेदार हैं इस इनकी रिजीम चेंज की जिसको कहते थे, जिस पे बहुत डिबेट हुआ और बहुत लोग समझते थे कि इमरान खान सही बोल रहे हैं, तो इमरान खान खुद यू टर्न लेना चाहिए। तो ये सुनी सुनाई बातें, हमें पता है कि इमरान खान साहब का एक टेंडेंसी है कि वो जो उनको कुछ कह देता है कि अगर उन्होंने कोई इल्ज़ाम लगाना हो कि आसिफ अली ज़रदारी उनको कत्ल करना चाहते हैं तो वो कह देते हैं। सो लेट्स नॉट कोट इमरान खान। जहाँ तक उनकी गिरफ्तारी और जो सियासत की बात है, मुझे भी नहीं लगता कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इस वक्त मुमकिन है, ना होगी। मुझे बल्कि ये नज़र आ रहा है कि दूसरी तरफ एक मुझे कॉन्ट्रास्ट जो नज़र आता है कि अली वज़ीर एक MNA हैं जिनको 2 साल कैद में रखा गया था, उन पे बहुत ज़्यादा केसेस थे। आप भी नहीं बात कर रहे थे अपने मीडिया चैनल्स पे, आप ज़्यादा फोकस थे कि शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया, फवाद चौधरी को कर दिया, लेकिन जो अली वज़ीर जिनको सिंध में, और ये वो हुकूमत है, और मैं कह देती हूँ कि हमेशा अपनी जमहूरियत के बारे में बात करती है, वो हुक्मरान है इस मौजूदा सिंध में, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए अली वज़ीर को प्रोटेक्शन ऑर्डर्स उनके जारी हुए, लेकिन वापस दोबारा जेल में डाल दिया गया। मुताबिक केसेस, जिसे आपको मैं अंदाज़ा ये बताना चाह रही हूँ कि दिसंबर 2019 में अली वज़ीर गिरफ्तार हुए और फरवरी 2023 में बिल आखिर उनको रिहाई मिली। गुलराई इस्माइल है एक एक्टिविस्ट, उनके वालिदैन इस्माइल खान और उनके बूढ़े हैं दोनों, उनको कितने कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, उनकी फाइनली आज केसेस हुए हैं। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि एक आपको तसलसल जरूर नजर आ रहा है। तसलसल ये नजर आ रहा है कि आप एक तरफ अगर ज्यादती होती थी, अब दूसरी तरफ भी ज्यादती हो रही। लेकिन इमरान खान साहब ताकतवर हैं और इमरान खान साहब की एक मकबूल जमात है, इमरान खान साहब का डोमिसाइल भी ठीक है। मुझे मुश्किल लगता है कि फिलहाल उनको गिरफ्तारी हो। ये छोटी मोटी गिरफ्तारियां चलें सियासी जमातों के लिए अच्छी होती हैं, वो फिर शहादत उनको मिल जाती है। सही, फिलहाल आपको खान साहब की गिरफ्तारी नजर नहीं आ रही, आपका पॉइंट आ गया। ज़ुनैरा, आपके ख्याल में खान साहब ये जो मुकद्दमात हैं इनको संजीदा लेते हैं, और अगर नहीं लेते तो क्या इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है खान साहब को मुस्तकबिल करीब में? वेल शाइस्ता, अभी तक तो ये हो रहा है कि चाहे वो पिछली गवर्नमेंट हो, चाहे वो ये वाली गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान में जिसको भी उठा के, बेशक सबूत भी मौजूद हों करप्शन के, आप जब उसको जेल में डालते हैं तो वो हीरो बन के बाहर निकलता है। और एक मिसाल तो ऐसी भी मौजूद है कि जिसमें आप मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चला रहे होते हैं और उसमें उनको फ़र्द जुर्म जिस दिन आयद होनी होती है उस दिन वो बंदा वज़ीर आज़म बन जाता है। तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मैं और आप आज अभी बैठ के कुछ कह रहे होंगे, हो कुछ रहा होगा। तो मिसालें ऐसी भी मौजूद हैं। तो जिसको भी आप जेल में डालेंगे ये याद रखें, उसे निकालना तो बाहर पड़ेगा और वो पहले से ज़्यादा कदावर बन के बाहर निकलेगा। अगर इमरान खान स्पेसिफिक बात करें तो उनके साथ ऑलरेडी बहुत सिंपथीज़ है लोगों की, और इस वक्त मेरा ख्याल है ही इज़ अ माउंटिंग फिगर। हमें पसंद हो या ना पसंद हो, अब पर्सनली हमें इस पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन लोगों को पसंद है वो। अब अगर 400 लोग जाके ज़मान पार्क बैठ जाते हैं तो आप उन 400 लोगों को जाके सही क्रैक डाउन करें, कितनी देर लगती है उनको गिरफ्तार करने में। सो मैं ये बात नहीं मानती कि उन्होंने वहाँ कोई ह्यूमन शील्ड क्रिएट की हुई है, कोई डेटरेंस क्रिएट की हुई है। ये लोग अभी तक, अब आप 3-4 दफ़ा की ट्रेजेक्ट्री चेक करें ना, तो ये लोगों ने जब शाम को कोई चीज़ महंगी करनी होती है, कुछ करना होता है, उससे पहले ये उनके कुछ सनसनी फैला देते हैं, आज अरेस्ट हो रहे हैं, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। सो बेसिकली जिस दिन ये सीरियस होंगे ये उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। अभी तक इन्होंने शायद इस चीज़ का फैसला नहीं किया, बट आई पर्सनली थिंक कि फॉर वंस इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए।
ताकि जो ये उससे निकालना चाहते हैं और जो इनका पर्पस है उसके पीछे, उसको ये पूरा करें और मामला आगे चले। आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को हुए, मगर प्रोसेस ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका है। आज 31 दिनों के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने 11 यूसीस के नताइज का ऐलान नहीं किया है। सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन में इस्लाहात की जरूरत है? अंबर क्या कहेंगे? इसमें बिल्कुल ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने वोट काउंट करवाना था, जो मुतनाज़ा थे उनको जल्द हल करना था और बताना था। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो इससे कबल भी हमने देखा कि किस तरीके से कुछ जरीमैंडरिंग भी की गई थी कराची के हलकों में, जिसकी वजह से इसमें फ़ायदा भी हुआ ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और जब इतनी देर लग जाती, महीना गुजर चुका है, जमात इस्लामी का बिल्कुल जायज़ मुतालबा है कि जल्दी इनको रिलीज़ करना चाहिए। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर और उनकी ताख़ीर की वजह से जो शकूक और शुबहात है वो जायज़ हैं। सही। ज़ुनैरा, आपको नहीं लगता कि नताइज में ताख़ीर से नताइज पर सवालात उठेंगे? वेल शाइस्ता, शुरू में आगाज़ ही ताख़ीर से हो गया था। इफ़ यू रिमेंबर तो 36 घंटों के बाद नतीजे आना शुरू हुए थे और उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे जो वीडियोस देखी वो भी इसी किस्म की थी। और अभी तक जितना स्टैंड लिया हुआ जमात इस्लामी ने, आज वो फिर कह रहे हैं कि हम दोबारा तहरीक शुरू कर रहे हैं कि इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। तो मेरे ख्याल है जितना मायूस इलेक्शन कमीशन ने किया है, स्पेशली ये बल्दियाती इलेक्शंस को लेके, डुएबल थे, आराम से कराते, कुछ तो अपनी गुडविल बनाते। उससे सिर्फ और सिर्फ ये पता चलता है कि कोई इदारा भी अपना काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब इसके पीछे सिंध गवर्नमेंट कितनी एक्टिव होती है, उनको चाहिए था, वो तो बड़े डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, उनको चाहिए था कि इंश्योर करते, आखिर जीत ही गए हैं ना वहाँ पे, तो कंप्लीट करा दें प्रोसेस। सो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक, मुजम्मिल साहब, नताइज हैं कि मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहे, क्यों? 11 यूसीस के रीकाउंटिंग का इशू है, रीकाउंटिंग हुई है, फिर उस पर दोबारा एतराज़ हुआ है, दोबारा रीकाउंटिंग हो रही है। 90% नताइज तो आ गए हैं। ये 11 यूसीस एक टग ऑफ वॉर है मेयरशिप के लिए बिटवीन पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी। कुछ जगहों पे जहाँ जमात इस्लामी पहले जीती हुई है रीकाउंटिंग में पीपल्स पार्टी जीत रही है, जहाँ पीपल्स पार्टी जीती हुई है वहाँ दोबारा जमात इस्लामी जीत रही है। और ये 90% नताइज आ चुके हैं। मैं समझता हूँ 11 यूसीस जो हैं ये मेयर का फैसला करेंगी, इसलिए दोनों तरफ से भी ताख़ीर की जा रही है, दरखास्तों पे दरखास्तें दी जा रही हैं, रीकाउंटिंग की, फिर रीकाउंटिंग की, फिर उसके ऊपर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ देखें ना, आप इलेक्शन कमीशन को जितना उलझाते जाएंगे दरखास्तें देकर, उतने नताइज ताख़ीर होते जाएंगे। मैंने दी दरखास्त, फिर उसने दी, फिर उसने दी, उन्होंने सबको सुनना है, फिर उसके ऊपर फैसला करना है, तो एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन ये होता है जब मुख्तलिफ हलकों के आम इंतखाबात होते हैं, 5-10% लोगों के रुक जाते हैं इसी वजह से, जहाँ दोबारा गिनती के अहकामात होते हैं। सही। नसीम सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे? शाइस्ता, देखें, इलेक्शन में तो हमेशा इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती, लेकिन ये जो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन है, इनकी नाअहलियाँ बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। आप देखिए कि एक छोटे से बल्दियाती इंतखाबात हैं, इन्होंने मुल्क में जनरल इलेक्शन करवाने हैं और ये अभी तक इन चीज़ों को जो है कंट्रोल नहीं कर सके। ऑटोनमस बॉडी है, ख़ुद मुख्तार इदारा है, लेकिन आप देखें कि जिस तरह अदालत के हुक्म के बावजूद जो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवाने, उसमें ये गवर्नर से जाके मशवरे कर रहे हैं, जबकि गवर्नर साहब कह चुके हैं कि मैंने तो असम्बली नहीं तोड़ी है। तो बात ये कि इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म, जो आपका बेसिक सवाल था, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मौजूदा इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिस तरह उनको अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। तो बिल्कुल इनको रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए, इनकी सरजनिश भी होनी चाहिए और इनका चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। ठीक है, आपके ख्याल में चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए, सरजनिश भी होनी चाहिए और रिफॉर्म्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपका पॉइंट आ गया नाज़रीन। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।